नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे एक ऐसे हॉट बर्निंग टॉपिक की जो कि पूरी दुनिया ने जिस खबर को चौंका दिया है। जी हां, 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनका इस साल का प्रण है पीस, यानी कि शांति। और पूरी दुनिया को वो शांति की ओर लेकर जाएंगे। और ऐसे में 2 दिन के भीतर ये खबर आती है जहां पर ये बताया जाता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी इस्लिया फ्लोरेस का उनके घर से अपहरण कर लिया है। दे हैव बीन अबडक्टेड और इसको अंजाम दिया गया है यूएसए के डेल्टा फोर्सेस की टीम के द्वारा, वहां के कमांडोज के द्वारा। और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और अमेरिका इसके पीछे कारण देता है कि दरअसल अमेरिका में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या जो नार्को टेररिज्म है वो दरअसल निकोलस मादुरो कर रहे थे और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। तो ऐसे में यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वास्तविकता में अमेरिका का जो क्लेम है वेनेजुएला पर कि वो वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग की कार्रवाई को रोकने के लिए और नार्को टेररिज्म को समाप्त करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया गया, या इसमें बात कुछ और है? और अगर मान लेते हैं एक बात को कि यह क्लेम सही भी है, तो क्या एक स्वतंत्र, एक संप्रभु राष्ट्र पर कि क्या कोई भी दूसरा देश जबरन उसके वहां के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर सकता है? इस बारे में क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर? इन्हीं सब विषयों पर आज बातचीत करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब हम अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि आपके पीसीएसजे के सिलेबस में फिल्म्स में भी, मेंस में भी इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक टॉपिक है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी टॉपिक है। और ऐसे में जो प्रमुख घटनाएं हैं ये पूछी जा सकती हैं कि मिसाल के तौर पर कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर ये ऑपरेशन किया, इसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब जब हम बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों की, तो एक दौर ऐसा भी था वर्ष 1963 का, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने वेनेजुएला के बारे में कहा था कि दैट इट इज अमेरिकाज बेस्ट फ्रेंड इन साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है वो वेनेजुएला है। और ऐसे में आखिर क्या हो गया कि अमेरिका को वेनेजुएला के साथ ऐसी उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी और उसके राष्ट्रपति का अपहरण करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है तेल, यानी कि ऑयल, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां पर तेल का सबसे ज्यादा भंडार है वो वेनेजुएला पर है। और ऐसे में लगातार अमेरिका कि ये चाहत थी कि जो वेनेजुएला का ऑयल ट्रेड है जो सबसे ज्यादा चाइना के साथ होता है, 68% चाइना जो है वो तेल खरीदता है वेनेजुएला से, इस पर किसी भी तरीके से अमेरिका का नियंत्रण हो। पर क्या यहां पर क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? तो क्या ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का क्या पक्ष होगा? तो अगर हम विधिक पक्ष जाने तो एक बार मैं आपको बताऊं कि यहां पर अमेरिका की ये जो कार्रवाई है ये अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन है। और यह स्पष्ट उल्लंघन है यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 का, जहां पर आर्टिकल 2 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत की। और वहीं आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 इस बात को स्पष्ट कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कभी भी कोई भी देश किसी दूसरे देश पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस नेवर द फोर्स विल बी यूज्ड टू हार्म द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ एनी नेशन। यह स्पष्ट वाक्य यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है। हालांकि इसका एक अपवाद भी मौजूद है जो कि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में बताया गया है, जहां पर यह स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 51 की केवल और केवल सेल्फ डिफेंस में, यानी कि अगर कोई भी राष्ट्र केवल अपनी आत्मरक्षा के रूप में ही कभी किसी दूसरे देश पर हमला
कर सकता है, पर कभी भी किसी भी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए या संप्रभुता को प्रभावित करने के लिए कभी भी जो है कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। और यह स्पष्ट रूप से अंकित है यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 पर। अब जब हम बात करते हैं वेनेजुएला के इतिहास की, तो दरअसल वेनेजुएला में जो तेल मिला था यह वर्ष 1922 में मिला, और उसके बाद 1929 में 1929 में वहां पर जो है ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के सारा काम शुरू हो गया। शुरुआत में तो 70 के दशक तक सब बहुत अच्छा चलता रहा, जब तक अमेरिका की तेल कंपनियों को वहां पर व्यापार करने की इजाजत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो अमेरिका की सरकारें रही हैं ये कॉरपोरेट के इशारे पर काम करने वाली रही, और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपना खुद का एक रियल एस्टेट एम्पायर चलाते हैं, जो मौजूदा समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं तो वहां से सारे संबंधों की शुरुआत होती है, समाप्त होने की बात होती है वर्ष 2000 के बाद से, जहां पर 2002 में वेनेजुएला की सत्ता में आते हैं ह्यूगो चावेज, और ह्यूगो चावेज की सरकार एक कानून पारित करती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक लॉ। ध्यान से सुनिएगा, इस कानून का नाम है हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक लॉ, जिसके तहत वेनेजुएला की सरकार यह तय करती है कि अब वेनेजुएला के तेल का जो प्रोडक्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो व्यापार होगा, उसका जो पूरा हक होगा वो वेनेजुएला की सरकार का होगा, और केवल वेनेजुएलन गवर्नमेंट ही उससे मामले में फैसला ले पाएगी। और ऐसे में जितनी भी विदेशी कंपनियां होती हैं, इन्हें वेनेजुएला छोड़ करके अपने यूनिट्स को बंद करके वेनेजुएला के बाहर जाना होता है। इसी क्रम में 2009 में अमेरिका एक बार और एक मिलिट्री कू की कोशिश करता है, पर वह असफल हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका कई प्रकार के सैंक्शंस वेनेजुएला पर लगाता है। पर अंततः 2013 में जब हुगो चावेज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं निकोलस मादुरो, और निकोलस मादुरो पर भी अमेरिका इसका दबाव बनाता है कि वहां के संसाधनों पर, वहां के खनिज पर, वहां के तेल पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होने दिया जाए। पर ऐसे में जो निकोलस मादुरो हैं वो इसको साफ इनकार कर देते हैं। अब ऐसे में दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि दरअसल मादुरो एक डिक्टेटर था और वहां पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, उस तानाशाही को समाप्त करने के लिए अमेरिका के द्वारा यह कदम उठाया गया है। पर अगर हम एक रैशनैलिटी के साथ सोचें, पूर्ण तार्किकता के साथ सोचें, तो क्या एक संप्रभु राष्ट्र पर उसके संसाधनों पर उसका अधिकार होगा या किसी दूसरे राष्ट्र का अधिकार होगा? क्योंकि अगर हमारा संसाधन है, हमारे रिसोर्सेज हैं, तो हम चाहे जैसे मन उसका इस्तेमाल करें। ऐसे में उस दूसरे देश को क्या आपत्ति हो सकती है? पर अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो उसने लगभग ऐसा ही कार्य किया था इराक के साथ, जब उसने 2003 में इराक पर हमला किया और कहा कि दरअसल वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक बना रहा है, और ऐसे में उसकी नजर इराक के तेल पर थी। तब उसने यही हथकंडा अपनाया था इराक के साथ, और लगभग इस बार भी उसने वेनेजुएला के ऑयल पर, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूदा समय में, अगर मैं स्पष्ट आपको आंकड़े बताऊं तो 303 बिलियन बैरल रिजर्व से ज्यादा जो ऑयल है वो आज भी वेनेजुएला के पास है, और उसी पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में यहां पर प्रश्न उठता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि यह स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यानी कि यूएन चार्टर, जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी दुनिया में विश्व शांति को स्थापित करे, कोई भी देश किसी भी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का हमला ना करे, और ऐसे में वह केवल एक मूक दर्शक बना हुआ है। और उसके आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 का यहां पर स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि जब हम अनुच्छेद 2 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की बात करते हैं तो दरअसल वो आधारित है सॉवरेन इक्वालिटी पर, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उन सब की संप्रभुता समान है। ऐसे में हम देखते हैं कि यहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विकसित होता हो सकता है, और यहां पर अमेरिका लाभ उठा रहा है बैलेंस ऑफ पावर ना होने का। अगर आपको मैं अतीत में लेकर जाऊं तो ऐसा ही
एक वाकया और हुआ था 1971 में, जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी की सहायता की थी और अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत के खिलाफ ही अपनी नेवी को लगा दिया था। और उस समय यूएसएसआर ने, जो कि सोवियत हुआ करता था, सोवियत ने अपने तटरक्षकों को वहां पर इस्तेमाल लगाया था और ऐसे में एक बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिला था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जहां पर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। तो इसी बात का फायदा अमेरिका उठा रहा है और अपने निजी हित के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर रहा है। अब ऐसे में यहां पर प्रश्न ये उठता है कि यह संयुक्त राष्ट्र, जिसने कोविड के दौरान ना तो अमेरिका, ना तो चाइना पर कोई कार्रवाई की, ना तो चीन पर सैंक्शंस लगाए और ना ही अब इस अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होते हुए ना ही अमेरिका पर कार्रवाई कर रहा है, तो क्या अब ऐसे समय में G20 को एक संयुक्त राष्ट्र के स्थान पर उसके नए सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि अब ऐसे में कई सारे राष्ट्र होंगे जिनके मन पे यह विचार चल रहा होगा। तो ऐसे ही तमाम नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और इस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया कि कौन से आर्टिकल और कौन से प्रोविजन का यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है, क्या इसका इतिहास था, इसका विधिक पक्ष हमने जाना। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।